हेलो दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्लास 9th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वाट को परिभाषित कीजिए और हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताएं। पहले है एक वाट को परिभाषित कीजिए। तो पहले एक वाट को परिभाषित करते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में यदि किसी भी वस्तु द्वारा एक सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति यहाँ पे होगा, उस वस्तु की शक्ति ही 1 वाट होगी। मतलब उस जो वस्तु होगा उसकी जो शक्ति होगा ना, उसी को 1 वाट कहते हैं। ठीक है। और देखिए, हॉर्स पावर जो यहाँ पे दिया गया है, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध यानी फॉर्मूला। तो इसके बीच में क्या संबंध है? तो वाट का जो संबंध होता है, देखिए 1 जूल बटा 1 सेकेंड, ये है इसका संबंध यानी फॉर्मूला। ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर, राइट, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में क्या है, देखिए, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? जो ध्वनि तरंगे होता है उसको यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? तो देखिए क्यों कहते हैं। सो इसका कारण है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। जो ध्वनि है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो वह स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो ध्वनि होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए वो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसीलिए इसे ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है यहाँ पे S8, यहाँ पे देख सकते हैं S छोटा ऐसे होता है 8। ठीक है, ये S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। तो पहले S क्या है? ये सल्फर होता है, तो इसलिए S सल्फर लिखे हैं यहाँ पे का परमाणु द्रव्यमान। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 32U। अब यहाँ पे देखिए S8 यानी सल्फर का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए पहले जो द्रव्यमान था इसका 32, इसलिए यहाँ पे 32 लिखे हैं। और S का गो है 8 गो है, इसलिए 8 से गुना किए हैं। जब गुना किए कितना आ गया? 256 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ 256 G लिख दिए हैं। अब इसका आगे क्या? ये तो बन गया मोलर द्रव्यमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, 1U हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे क्या निकालना है? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या के लिए, ठीक है, देखिए किस में निकालना है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसलिए लिखे हाइड्रोजन के लिए, मतलब हाइड्रोजन में हमको निकालना है परमाणुओं की संख्या। तो देखिए सबसे पहले मोल, ठीक है, हमको मोल निकालना होगा। तो मोल का फॉर्मूला होता है भार बटा में अनुभार। ठीक है, भार बटा में अनुभार, यहाँ पे एक नहीं है, राइट। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल, मतलब 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होता है उसका मोल कितना होगा? तो मोल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे था, देख सकते हैं कि भार बटा में अनुभार। तो हाइड्रोजन का जो दिया गया भार था कितना था? वो दिया गया 1 था, इसलिए 1 हो गया। और एग्जैक्ट जो होता है अनुभार होता है वो कितना होता है? 1.008 होता है। ठीक है, यानी ये जो है 1 कहाँ का है? तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ना हाइड्रोजन का 1U, यहाँ पे देख सकते हैं 1U, इसी वाला 1 है। यानी 1 ग्राम यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 100 है, यानी दिया गया है वो। और नीचे जो लिखा हुआ है अनुभार, तो इसका मेन जो मोलर द्रव्यमान होता है वो लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए 1 को 1.008 से जब भागा लगाएं तो कितना आ गया? यहाँ पे देख लीजिए 0.992। जब आप भागा लगाएंगे कैलकुलेटर में इसको, ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया? 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल, तो इतना मोल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें देख सकते हैं 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में जो परमाणु संख्या होती है 6.022 गुने 10 पे पावर 23, तो ये होता है 1 मोल में। तो हमको कितना मोल में निकालना है? तो हमको निकालना है 0.992 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मोलों की संख्या गुने, ये जो था ना अभी क्या चीज था?
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो ये यानी ये वाला में और ये जो निकालना है 0.992 में, तो इसमें दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों का कर दिया है, लिख करके गुना किया है। अब गुना जो करेंगे ना, तो देख लीजिए 10 पे पावर 23 है, इस पर नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये 10 पे पावर 23 है, इसमें गुना नहीं करेंगे हम, गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक में। तो गुना किए तो कितना आ गया 5.97, और यहाँ पे 10 पे पावर 23 है, तो ये 10 पे पावर 23 का 23 हो गया, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए Na मतलब सोडियम, Na का किसका होता है, सोडियम का। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। दो सवाल है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम करेंगे, देखिए क्या होता है, कैसे निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पहले देख लेते हैं। और किसी भी तत्वों की, देखो किसी भी तत्वों की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, ठीक है। मतलब जो भी उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है लास्ट वाला, जैसे आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि इसका कोश होता है KLMN, ठीक है, ऐसे होता है। तो शुरू में कितना रख सकते हैं 2 और इसमें में कितना रख सकते हैं 8, ऐसे। हाँ, सोडियम का कितना होता है 11 होता है परमाणु संख्या, तो ऐसे 11, राइट। तो ये जो लिखे हैं 2, 8, 1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसी से पता चलता है हमको संयोजकता। तो जैसे कि यहाँ 1 है, तो अगर लास्ट वाला कोष में, देखिए लास्ट यहाँ कर रहा है, लास्ट वाला कोष में अगर आपको 1 आए, 2 आए, 3 या 4, तो आपका संयोजकता यही हो जाएगा, ठीक है, यही रहेगा, ये तो आपको पता ही होगा। और दूसरा अगर 5 आता है तो इसमें 8 पुराने के लिए घट कितना रहा है 3, तो आपका संयोजकता हो जाएगा 3। अगर आपका 6 रहेगा तो संयोजकता कितना हो जाएगा आपको 2, क्योंकि 8 पुराने के लिए है ना, इसलिए। अगर 7 रहेगा तो आपको संयोजकता कितना हो जाएगा, वो होगा 1, क्योंकि 8 पुराना है ना, इसलिए 8 रहेगा, पूरा भर जाएगा, तो संयोजकता 0 होता है, ठीक है। Na यानी सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत बताए थे हम 2, 8 और 1 होता है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखिए बाहरी कोश में कितना 1, तो जब 1 है तो बोले थे ना 1, 2, 3, 4 तक रहेगा, तो आपका यही संयोजकता होगा। तो कितना हो गया 1, तो संयोजकता कितना होगा 1, जो बोला था यहाँ पे देख सकते हैं, ये सवाल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, कितना होगा 1, तो यहाँ पे इसलिए 1 लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको एक और तरह से बताया है, क्या बोला है, देखिए वहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला था, तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, और संयोजकता कितना 1। मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, मतलब मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर से काटने से होता है। देखिए पहला, मलेरिया बुखार एक मच्छर से होने वाला संक्रामक रोग है। जो मलेरिया बुखार होता है वो मच्छर से होने वाला संक्रामक रोग है, जो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। मेरा सवाल था किस मच्छर से काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, क्या होता है, मलेरिया, ठीक है। अगला है 2 असंक्रामक रोगों का नाम लिखिए, मतलब ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो कौन कौन से है, एक है मानसिक रोग और दूसरा है हृदय रोग। देखिए मानसिक रोग दिमाग के तौर पे, जैसे मेंटल लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, तो वो एक दूसरे से नहीं फैल सकता है, इसलिए वो असंक्रामक रोग है। दूसरा हृदय रोग, ठीक है, ये भी नहीं फैलता है। अगर आप कहें तो अगला होता है कैंसर रोग भी, वो भी एक होता है, नहीं फैलता है वैसे, ठीक है, कैंसर का भी एक स्वस्थ आदमी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, राइट। अगला क्या है सवाल, देखिए एक लैंप 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। 10 सेकेंड में 1000 जूल विद्युत की ऊर्जा की खपत करता है, तो इसकी शक्ति क्या है, तो हमको शक्ति निकालना है। तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, P होता है शक्ति और W होता है किया गया कार्य यानी जूल, और T होता है समय। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया है हमारा, ये दिया है 10 सेकेंड यानी समय, तो T बराबर 10 सेकेंड,
ठीक है, t बराबर 10 सेकेंड। यहाँ पे देखो किया गया कार्य यानी जूल, तो कितना 1000, तो इसको क्या लिखें w बराबर 1000, मैंने काम जो है उतना खपत कर देता है वो। तो हमको क्या निकालना है इसका शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला यहाँ ये है, देखिए यहाँ पे p बराबर है w बटा t, तो इसका मान बैठा देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ बैठाए हैं, तो ये हो गया हमारा ऊपर 1000 और नीचे 10, काटेंगे तो 1 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 100 जूल, तो इसीलिए शक्ति क्या हो गया 100। ये बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए, यानी तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं ये लिखिए, ठीक है। अब इसे कैसे निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका जो है यहाँ पे आंसर क्या है देख लीजिए। पहले तरंगदैर्घ्य का परिभाषा था, तरंगदैर्घ्य बताते हैं। तो माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन पूरा करने में, माध्यम के किसी भी कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी की, ठीक है, मतलब जो दूरी होता है, दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये है दूरी तय करते हैं ना तरंग द्वारा, उसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, राइट। अगला है, इसे जो सूचित करने के लिए रहता है ना, देखिए यहाँ पे इसे कैसे प्रदर्शित निरूपित किया जाता है, यानी किसको कैसे लिखा जाता है इसको, तो इसे लेमडा के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? लेमडा के द्वारा, इसे लेमडा कहते हैं, लेमडा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। ये बन गया। अगला है 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो 8 ग्राम क्या है, ये दिया गया द्रव्यमान, तो छोटा m दिया गया द्रव्यमान 8 ग्राम 8 जी हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है, 2 होता है ना, O2 होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन का O2 का मोलर द्रव्यमान m मतलब बड़ा M निकालना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 16, तो इसलिए 16 लिखे हैं। और कह रहे हैं 2 है, तो इसलिए 2 से गुना किए, 16 दूना 32, तो यहाँ हो गया ये मोलर द्रव्यमान निकल गया ऑक्सीजन का 32 ग्राम यानी 32 जी, ठीक है। दिया गया कितना था, तो दिया गया 8 था और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान 32 हो गया। अब मोलों की संख्या निकालना है, मोल की संख्या तो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला एक आज यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मोलों की संख्या बराबर छोटा m बटा में बड़ा M, यहाँ पे Na। इसका मतलब दिया गया द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब अवोगाद्रो की संख्या, ठीक है। अब इसके जगह में मान बैठाएंगे, देखिए m छोटा कितना था 8 था, तो 8 लिखे हैं। अब बड़ा m कितना था 32 Na का जो मान रहता है ये फिक्स मान होता है इसका, ये देखिए इतना 6.022 10 पे पावर 23, ये फिक्स मान होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसे हम लोग, तो इसे काटना होगा, तो 8 एकम 8 8 चौका 32, ठीक है, 1/4। अब जिससे 1 मतलब यहाँ 1 हुआ ना, 4 से 1 में भागा लगाएंगे 10 मोलों में, तो कितना आ जाएगा 0.25 आ गया। अब ये जो है जैसे है वैसे उतार दिए, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो गुना करना है तो इससे गुना करना है हमको इतना ही तक में, इसको गुना नहीं करना है, इसको जैसे क्या वैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जो गुना किए तो कितना आया 1.5055 गुने 10 पे पावर 23 था, तो वो जैसे कर तैसे हो गया। तो इतना हमारा कहा गया मोलों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखे हैं, ये जो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, जब यहाँ 5 है ना, बड़ा है 5 6 7 ऐसे रहेगा, तो यहाँ 1 हम मान लेते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या मान लिए हैं, 5 के बाद 1 मान लिए हैं, इधर जो 2 को 5 था उसको हटा दिए हैं, बस, ठीक है। तो ये बन गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ पे हमको निकालना है द्रव्यमान, ठीक है, ये द्रव्यमान मेरा मैन है ये। तो सवाल क्या है, सवाल है 5 मोल, ठीक है, n परमाणुओं, मतलब n मतलब सोडियम, 5 मोल सोडियम परमाणुओं में इसमें से द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वो भी पढ़ लेते हैं। 3.011 10 पे पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु है। तो पहला हम देखेंगे ए का, तो ए में मोलों की संख्या जो दिया गया है 5 मोल ना, तो ये मोल है, इसलिए मोलों की संख्या बराबर 5 हो गया। अब Na का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, तो मोलर द्रव्यमान पता होगा, N का क्या होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14, ठीक है, 14 होता है, जो परमाणु संख्या वही, N क्योंकि 1 होता है, 14 एकम 14 हो गया, राइट। ये
अब क्या द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या गुने मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या गुने मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या कितना है 5, तो इसलिए यहाँ पे 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ है मोलर द्रव्यमान, तो कितना 14, तो यहाँ पे 14, 5 और 14 गुना करते कितना आ गया 70, तो आपका आंसर हो गया 70। ये किसका है, तो ए का आंसर हो गया। अब दूसरा बी का था, देखिए यहाँ पे बी का क्या है, तो b का यहाँ पे देख सकते हैं n नॉट मतलब n 0 है, तो इसका मान इतना ही होता है 6.022 गुने 10⁻23। मोलों की संख्या तो पता होगा आपको, द्रव्यमान यहाँ पे क्या है लिखा हुआ परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। तो अब क्या परमाणुओं संख्या बराबर यानी n बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा में 14। देखिए द्रव्यमान जो है हमको निकालना है, तो इसलिए द्रव्यमान मेरा कुछ नहीं था तो यही लिख दिए। अब परमाणुओं का द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान तो पता है क्योंकि नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो इसलिए 14 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि गुना किया हुआ है 6 पॉइंट इतना इतना, तो यहाँ पे किसका होता है गुना होता है, यहाँ पे होता है एगो n 0 था वो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, तो इसका मान यहाँ पे बैठाया गया है इतना 6 पॉइंट इतना इतना इतना, ठीक है राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है। अब चेंजेस क्या हुआ है वो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो है ना द्रव्यमान, देखिए इसका नीचे एक होता है राइट। अगर ऐसे हम कुछ लिख दिए हैं, यह देख सकते हैं ऐसे, यहाँ बराबर है 4/5 है, ठीक है ऐसे, तो ये 3 से यहाँ गुना होता है और यहाँ वाला से यहाँ गुना होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है ना इसको इसके नीचे एक होता है, तो यहाँ से यहाँ गुना कर दिए हैं, तो द्रव्यमान इधर आ गया, तो यहाँ द्रव्यमान हो गया। अब क्या ये 6 पॉइंट जो है यहाँ पे यहाँ आ गया और 14 था तो ये यहाँ हो गया, मतलब चेंजेस हो गया है राइट, यानी यहाँ पे चेंजेस ये हो गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है टोटल अच्छे से और इसको बना दिया गया है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या यहाँ पे दिया गया है कितना n, तो परमाणु की संख्या का मान हमको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। कितना दिया गया था ये देख सकते हैं, ये जो है 3.011 गुने 10⁻23, ये है हमारा परमाणु की संख्या। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं n के, देखो परमाणु संख्या की जगह में क्या चीज़, देखिए परमाणुओं की संख्या की जगह में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3.0, ठीक है। और उसके बाद जो भी था वो लिख लेंगे, कितना था 1 10⁻23 था, तो यहाँ पे 10 पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 23, ठीक है। ये अब गुना करना था तो यहाँ से गुना होगा, देखिए यहाँ से गुना होगा 14 में, यहाँ से गुना होगा यहाँ पे, तो इस तरह से गुना किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो फिर इसको याद हल्का सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सोल्व करेंगे आगे हल्का सा काटने उठने के लिए, कैसे काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 ग्राम आंसर आया है। ऐसा क्यों आया है, 10⁻23 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला है ना इतना कई बार में कटा, एक बार में। अब इतना नीचे वाला कई बार में कटा है, 2 बार में ये सब कट गया है, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं 3.011 गुने 2 करेंगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, 3 दूनी 6, इतना आ गया। मतलब ये 1 के पहाड़ा में इतना और 2 के पहाड़ा में इतना, 2 से 14 कई बार में कट जाएगा 7 बार में, तो इसलिए आंसर क्या आया है 7 ग्राम राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु का परमाणु संख्या क्या निकालना है, उस परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता ज्ञात करें। यहाँ पे 3 चीज़ ज्ञात करना है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या और यहाँ पे संयोजकता ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहला परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, मतलब जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, और हमारा प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन कितना है 11 है, यानी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 11, क्योंकि दोनों है यहाँ पे बराबर होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर कितना लिख दिया गया है, यहाँ पे 11 लिख दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे प्रोटॉन लिखता हूँ पहले, प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देते हैं ना, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है, वो आता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो कितना है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ देख सकते हैं 11 है और न्यूट्रॉन कितना है 12, दोनों जोड़ दिए कितना आ गया 23। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हो गया, वो आ गया 23, तो ये बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या का डिफिनेशन है, देखिए यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, राइट। अब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होता है, प्रोटॉन ही क्या इलेक्ट्रॉन का भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु संख्या जो देख सकते हैं 11 हो गया। संयोजकता, तो संयोजकता निकालने के लिए सोडियम था यहाँ पे, Na था, ठीक है। तो कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, तो लास्ट में कितना है 1 है, तो मेरा संयोजकता कितना होगा 1, तो इसलिए यहाँ पे संयोजकता बराबर कितना है 1 आंसर है, ठीक है। इस तरह से बन गया। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है, तो इसकी परत में छिद्र होने के क्या कारण है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है, तो देखिए पहले समझते हैं कि ओजोन क्या है। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, मतलब ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसमें ओजोन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उपस्थित वहाँ पे, ठीक है। अगला, ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, मतलब ओजोन परत होता है उसी के कारण धरती पर जीवन संभव है। यह कैसे है, देखिए यहाँ पे, यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की, ठीक है, जो पराबैंगनी प्रकाश होती है उसको 90 से 99% मात्रा तक अवशोषित कर लेती है उसे, ठीक है। क्या कर लेती है, अवशोषित मतलब सोख लेती है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं बहुत खतरनाक किरणें होती हैं, जिससे त्वचा की कैंसर हो सकती है, पेड़ पौधे सूख सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोगों को बचाती है, रोकती है। वो किरणें अगर सीधे धरती पर आएगी तो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग भी। और इसके बाद है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल पे जो यहाँ पे होता है ओजोन 91% से अधिक ओजोन वहीं पे मौजूद है, ठीक है। ये हो गया कि ओजोन परत जो है वो छिद्र हो रहे हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें क्या हो रही हैं, हमारे पृथ्वी तक डिगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और बढ़ रही हैं, सो ठीक है। तो इसका निम्न कारण है, देखिए ओजोन परत के छिद्र होने के कारण निम्न है। पहला यहाँ पे है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस है, इसके कारण से क्या हो रहा है, ओजोन परत के छिद्र हो रहे हैं, ठीक है। अब अगला है ज्वालामुखी के, ठीक है, ज्वालामुखियों के, यहाँ पे मुखियों होगा, ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकली क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस होता है ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलने वाले गैस से भी वो ओजोन परत छिद्र हो रहे हैं। अगला है देखिए बमों के विस्फोटक से, ठीक है, निकली गैस, जैसे बम हम जब फोड़ते हैं तो उससे गैस निकलती है, आप देखेंगे बहुत गंध आती है, तो वो जो गैस होती है उस गैस से भी ओजोन परत होता है वो क्षति पहुंचती है, उसको छिद्र होती है उससे भी। अगला है मानव निर्मित यहाँ पे फ्लोरोकार्बन, ये जो कार्बन होता है मानव निर्मित होता है, राइट। तो इससे भी जो ओजोन परत होता है उसको क्षति पहुंचती है, छिद्र होती है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां बताइए, जो अच्छे स्वास्थ्य होती हैं उसके आवश्यक जरूरी स्थितियां बताएं। तो देखिए क्या होता है, सो यहाँ पे जो है पहला अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां निम्नलिखित है, यहाँ पे है। तो पहला क्या है, वो है संतुलित आहार। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य चाहिए तो आपको संतुलित आहार खाना होगा, मतलब वैसे आहार, देखिए यहाँ पे आहार होगा, ठीक है, आहार, राइट, वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोषक तत्व कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, खनिज, विटामिन और प्रोटीन, ठीक है। यह सभी आहार संतुलित आहार कहलाते हैं। ये जितने भी आहार होते हैं ये सब संतुलित आहार कहलाते हैं, ये सब अगर पाया जाता है उसके अंदर तो, राइट, ठीक है। और अगला कारण क्या है, देख सकते हैं
व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। पहला तो आपको एक एक आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए। दूसरा घरेलू स्वच्छता मतलब घर और जो होता है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छा से रखना चाहिए, ठीक है। और आसपास के जो इलाका क्षेत्र होता है अपने आसपास घरों का, ठीक है, उसे भी साफ सफाई में रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। और अगला कारण क्या है, वो है स्वच्छ भोजन एवं जल। देखिए खाने के लिए अच्छा भोजन होना चाहिए, स्वच्छ भोजन होना चाहिए, साथ में पीने के लिए स्वच्छ जल भी होना चाहिए, साफ जल भी होना चाहिए। अगर ये साफ नहीं मिलेगा तो जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे आप दूषित जल को अगर पीते हैं, साफ जल नहीं पीते हैं तो, ठीक है। अगला है यहाँ पे व्यायाम था, ठीक है, ये नहीं होगा, व्यायाम होगा यहाँ पे, व्यायाम, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं वो। व्यायाम एवं विश्राम, देखिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उतना बीमार नहीं पड़ेंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और आराम भी, अगर काम ही आप केवल करते रहेंगे तो भी आपको हरासमेंट हो जाएगा, जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा संतुलित आहार और फिर व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ भोजन एवं जल और व्यायाम एवं विश्राम, ठीक है। अगला है सेक्शन सी का, क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजन लिखिए। यहाँ पे जो व्यंजन है फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो किया गया कार्य है ना उसको हमको लिखना है व्यंजन। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए फॉर्मूला के लिए, यदि किसी वस्तु पर F बल लग रहा हो, ठीक है, कितना बल लग रहा हो, F बल, और उसमें बल की दिशा में विस्थापन S हो रहा हो, ठीक है, तो बल जो लग रहा है F, विस्थापन हो रहा है S। विस्थापन मतलब दूरी तय करना ना, दूरी S जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, इसको मैं बल लगाएं F, ठीक है, F, और ये वस्तु को, ठीक है, ये कहाँ ले गया था, निकल के यहाँ ले गया, तो यहाँ से जो गया गुड़क करके चाहे खिसका करके वो हो जाएगा हमारा S, राइट। तो ऐसे ये F बल लगा इसमें, तो बल लगा तो ये क्या होने लगा, स्पीड होने लगा, खिसकने लगा, यहाँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। जैसे यहाँ पे पहुँचा तो दूरी तय किया, मान लीजिए 2 मीटर, तो S कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ऐसे। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन S हो तब कार्य, देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल गुने क्या होता है, विस्थापन। तो बल क्या लग रहा है F, विस्थापन क्या है S, तो इसीलिए देखो कार्य को क्या लिखते हैं W, तो यहाँ W हो गया, बल का F, विस्थापन का S, तो W बराबर F गुने S, ये क्या हो गया, इसका व्यंजक हो गया। अब इसी साथ में दूसरा क्वेश्चन B है, इसमें क्या बोला है कि 1500 किग्रा मतलब किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, वेग मतलब स्पीड से चल रही है, और वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, तो उसे वेग बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ा दिए, कितना कर दिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। तो जो बढ़ाया गया है 30 से 60 किलोमीटर तक बीच का, तो उसमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ये जो 1500 kg है, किलोग्राम मतलब kg, तो ये क्या है, तो ये द्रव्यमान है, इसलिए m बराबर, देखो द्रव्यमान के m से लिखते हैं इसलिए m, तो द्रव्यमान बराबर 1500 kg। अब जो शुरू का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शुरू का है, तो यहाँ पे लिखे हैं प्रारंभिक वेग यानी u, इसके बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किग्रा है, उसको किलोमीटर इंग्लिश में km, और यहाँ पे घंटा था, ठीक है, तो घंटा का क्या लिखे हैं h से और घंटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे किलोमीटर में है और ये घंटा में है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में और जो घंटा है उसको मिनट में। तो अब आपको पता होगा कि 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, तो 30 में कितना से गुना कर दिए हम, 1000 से। अब क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में 1000, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, तो ऐसे गुना करेंगे ना, ठीक है। तो 30 किलोमीटर में 30,000 हो जाएगा, 30 से गुना कर देंगे, राइट। ये जो साइन है ऐसे वाला, इसका मतलब होता है बटा यानी भागा, ठीक है।
तो ये हो गया। अभी घंटा है ना, तो घंटा को देखो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, ठीक है ऐसे। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए और 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, दोनों के लिए हम करेंगे तो क्या हो गया 2 को 60। तो 2 को 60 यहाँ पे लिख के क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, मतलब इसको हम मिनट सेकेंड में बदल दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कैसे कटेगा यहाँ पे देख लीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 30 गुने, ठीक है 1000 है, 1000, और इसको बटा में ऐसे कर सकते हैं। ये जो 60 गुने 60 है, इसको कहाँ लिख सकते हैं, नीचे ऐसे। बताइए 1 0 1 0 कट गया, 1 0, ये भी 1 0 कट गया। तो ऊपर कितना बचा 30, ये 30 और 10, तो 30 और 10 में गुना होगा कितना जाएगा 300, और नीचे 6 गुना होगा कितना जाएगा 36। तो ऐसे हो गया। अब क्या यहाँ पे 300 बटा में कितना 36, तो 300 और 36 को जब काटेंगे तो कितना आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड, इतना आएगा। तो इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सेकेंड में चेंज किया है ऐसे। तो ये मेरा क्या किए इसमें, ये जो किलोमीटर था, ठीक है, उसको हम चेंज कर दिए मीटर में, ये जो घंटा था उसको चेंज कर दिए मिनट सेकेंड में, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो ये प्रारंभिक वेग का। इसी तरह से अंतिम वेग का भी हमको चेंज करना होगा। तो अंतिम वेग कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 का यहाँ पे 60 हो गया, और किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए कितना 1000, तो 1000 से गुना कर दिए। 60 गुने 60 पता है एच का आया है, ठीक है, एच का 60 गुने 60। और यहाँ पे 1 0 इधर 1 0 इधर, क्या 2 को, तो इधर 2 को 0 का हो गया, कट गया जैसे भी काटे। तो यहाँ पे 60 और 10 में गुना किए 600 बटा 36, और इसको काट दिए तो 16.67 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हो गया अंतिम वेग का, ठीक है। अब हमें निकालना होगा ऊर्जा, यानी किया गया कार्य। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है यहाँ पे, कौन सा, गतिज ऊर्जा, गति में था इसलिए। तो यहाँ पे 1/2 mv²। तो हमको पता है कि 1/2 mv² है, तो 1/2 का 2 हो गया m, द्रव्यमान m बराबर आपको पता था ना कितना था, 1500 kg था। तो ये 1500 kg, आप यहाँ पे देख लीजिए m बराबर कितना है 1500 kg, ये देखिए 1500 kg, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जगह में 1500 kg हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक वेग कितना आया था 8.33, यही आया था, तो यहाँ पे यही लिखे हैं गुने 8.33, क्योंकि यहाँ पे v² था, तो v² मतलब v को कई बार लिखना है 2 बार, गुना गुना, तो इसीलिए यहाँ पे 8.33 को भी 2 बार लिखे हैं। अब क्या ये 2 से, ठीक है, ये 2 से 14 देख लो, यहाँ पे 2 एकम 2, 214, एक यहाँ गया तो 10, 2 बचे 10, ये यानी 1500 2 से कई बार में कट गया 750 बार में। तो यहाँ पे लिखे हैं हमने 750, और जो उधर जो था 8.33 ये सब हो गया। अब सबको गुना कर दिए तो हमको आ गया 52,041.68 जूल, इतना हो गया शुरू वाला, ठीक है ये। अब यहाँ पे अगला है अंतिम ऊर्जा, तो इसको फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया 1/2 का 2, m हमको पता है 1500, तो 1500 हो गया। यहाँ पे v क्या होगा, हमको ये अंतिम वाला है, तो v वाला कितना आया था 16.67 यहाँ पे आया था, तो यही हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हमारा 750 में कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 750। और ये जो दोनों था वहाँ यहाँ वाला दोनों लिख दिए हैं, और ये तीनों को फिर क्या किए गुना। अब तीनों गुना किए देख सकते हैं इतना हमारा वैल्यू आ गया 20, यहाँ पे देख सकते हैं 20 84 16.68 जूल। अब ये दोनों क्या करेंगे, हम किया गया कार्य में घटा देंगे। तो बड़ा वाला कौन है, ये है, तो इसमें से हम क्या कर दिए, देखो इतना हम घटा दिए तो कितना आ गया, देख सकते हैं 15 63 75 जूल, इतना जूल किया गया कार्य हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 3 अंतर लिखें। इसमें हमको 3 अंतर लिखना है। पहला अनुप्रस्थ है, तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रस्थ, फिर तरंग अनुदैर्ध्य है तो अनुदैर्ध्य। पहला जो यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर। तो पहला अंतर हम बताते हैं, पहला 3 चीज़ अनुप्रस्थ का। तो अनुप्रस्थ में देखिए क्या होता है,
तो अनुप्रस्थ तरंग में मध्यम कण, जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं उसमें मध्यम कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? लंबवत, ठीक है। और दूसरा है कि यह श्रृंग और ग्रम उत्पन्न करते आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे बढ़ते हैं तो श्रृंग और ग्रम उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ती हैं। और तीसरा है यह तरंग ध्रुवित हो सकता है। यह तरंग जो होती है ध्रुवित हो सकता है। और अनुदैर्ध्य का क्या है देख लीजिए। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होते हैं? पहला, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा में कंपन करते हैं। यहाँ पे गति की दिशा में कंपन करते हैं, वहाँ लंबवत कंपन करते थे, राइट। और यह संपीड़न और विरल उत्पन्न करते हैं। यह संपीड़न और विरल उत्पन्न करते हैं। और अगला क्या है? यह तरंग ध्रुवित नहीं हो सकता है। जो अनुप्रस्थ तरंग था वो ध्रुवित हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ये है इसका 3 अंतर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बी का, देख लीजिए। निम्न से संबंधित आवृत्तियों का प्रास क्या है? तो यहाँ पे जो आवृत्तियों का प्रास होगा वो क्या होगा? तो पहला है अवश्रव्य ध्वनि, तो और दूसरा है प्राश्रव्य ध्वनि। तो इसमें अवश्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है? तो इसका मान होता है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और प्राश्रव्य ध्वनि क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, तो प्राश्रव्य ध्वनि होता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था? तो उसका परमाणु का नाभिक मॉडल था, यहाँ पे देख लीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल निम्न है। पहला क्या था खासियत? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। जो परमाणु का केंद्र होता है धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और उसी क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है, धनावेशित होता है वो ना। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। अगला, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। और एक परमाणु का, ठीक है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ये दूसरा हो गया इसका। और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, देखो यहाँ पे चारों ओर और वर्तालुकार मार्ग में घूमते हैं। चारों जो होते हैं चारों तरफ, ठीक है, चारों ओर क्या करते हैं? वर्तालुकार मार्ग में घूमते हैं, ठीक है, ऐसे। अब अगला क्या है? नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो नाभिक का आकार होता है ना, वो परमाणु की आकार की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब नाभिक छोटा होता है, परमाणु का होता है बड़ा होता है आकार में। और अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? और नील्स बोर उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कमियां था पहले वो देखते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि उसमें परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता, ठीक है। जब कोई धन आवेशित बल, मतलब देखो स्थायित्व तो जो होता है ना, वो पता ही नहीं चलता था कि कैसे स्थायित्व है उसका, क्योंकि जब भी कोई धन आवेशित बल त्वरित होता है तो वह ऊर्जा विकृत करता है, वो ऊर्जा को विकृत करता है, जिसके कारण, देखिए यहाँ पे, जिसके कारण उसकी कक्षा में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। मतलब जब भी कोई मतलब त्वरित होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कंपन करेगा, चाहे दूसरा जगह जाएगा, तो उसमें क्या लगेगा? ऊर्जा लगेगा, ऊर्जा को सोख लेगा वो। तो बताइए, ऊर्जा जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम हो जाएगा, तो वैसे में उस संकुचन होगा, क्या हो जाएगा? संकुचन, सिकुड़ेगा वो, और अंततः वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। वो नाभिक से कहाँ जाएगा? टकरा जाएगा, क्योंकि उसको घट जाएगा ना, संकुचन होगा तो सिकुड़ेगा। तो और नाभिक कहाँ होता है? बीच में होता है, तो नाभिक से कहाँ हो जाएगा? टकरा जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो ये उनका कमी था, किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की। अब अगला है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उनका परमाणु मॉडल क्या था? देखिए, उनका परमाणु मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। मतलब उसका ऐसे रूट है तो इसी में है हमेशा चक्कर लगाएगा। इसका ये रूट है, घूमेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा, नहीं तो फिर टकरा जाएगा, ठीक है। ये
जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ये जो कक्षा होता है गोल गोल घूमते हैं उसको विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, तो विकिरण जो होता है नहीं होता है, मतलब ऊर्जा खपत नहीं होता है, राइट। ये उनका नील्स बोर का ये परमाणु मॉडल है। अगला 18 में क्या है, संक्रामक रोग के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। जो संक्रामक रोग होते हैं वो पता होगा कि एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, ठीक है। जो बीमार व्यक्ति है और जो नहीं है उसमें फैल सकता है, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। तो उसको फैलने से बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए स्कूल में। तो देखिए, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है, ये बरतनी चाहिए, ठीक है। पहला देखिए, भीड़ भाड़ कम करके, मतलब भीड़ ज़्यादा नहीं करना है, कम भीड़ में ही आपको रहना है, ठीक है। अगला है, स्वच्छ जल पीने का, देखो स्वच्छ जल पीने का जल उपलब्ध कराकर, मतलब पीने का जल होता है स्वच्छ होना चाहिए, उसको उपलब्ध करा करके, ये नहीं कि गंदा पानी होना चाहिए। अगला है, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रख करके, विद्यालय का आसपास जितना है ग्राउंड व्राउंड है चाहे विद्यालय है उसको क्या करके स्वच्छ रख करके कर सकते हैं। अगला है, खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करके, जब हम क्लासरूम में होते हैं कोई भी, तो उसको खांसते या छींकते समय क्या करना है, उसको रुमाल रखना है, ठीक है, ताकि उससे मतलब छींटा जो होता है, छींक का खांसने से उसको ना छींटाए और दूसरों पे ना फैले, ठीक है, ये करना है। अगला है, स्वच्छ भोजन का प्रबंध करके, जो भोजन मिलता है ना उसको स्वच्छ मिलना चाहिए, साफ सुथरा अच्छा मिलना चाहिए। अगला है, टॉयलेट रूम को साफ रख करके, मतलब टॉयलेट जो होता है उसको साफ करके, रूम में गंदगी वंदगी नहीं होना चाहिए, उसे साफ रखना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। देखिए, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो पहले जानेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल का 78%, ठीक है, भाग नाइट्रोजन गैस है, मतलब वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए और कुछ विटामिन तथा दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, इस सब में भी पाया जाता है, जैसे एल्केलाइड, ठीक है, एल्केलाइड, यूरिया आदि इस सब में भी होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं उसको क्या है। सो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ स्वतंत्र रूप में रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया बीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं, जैसे लेग्यून पौधे होते हैं, इसमें भी होते हैं। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे फलीदार जड़ों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना मूल ग्रंथि पाए जाते हैं। मतलब फलीदार जो पौधे होते हैं ना उसके जड़ में अजीब सा बूंदा बूंदी जिससे मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, उसको उसमें ये मतलब कुछ कीड़े होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये सब होते हैं, राइट, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब भौतिक क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन परमाणु यानी नाइट्रेट NO3 का और नाइट्रेटस से, ठीक है, बदलते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पे ये था। और आगे क्या है इसमें कि बिजली चमकने के दौरान हवा में, देखिए बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुआ उच्च ताप एवं दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। जो नाइट्रोजन होते हैं उसको ऑक्साइड में बदल देता है, जो पानी H2O ऑक्साइड में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और वर्षा के साथ ये भूमि की सतह में गिरते हैं। वर्षा के साथ कहाँ गिरते हैं, ये भूमि की सतह में, क्योंकि जो 78% है ये नाइट्रोजन ये वायुमंडल में है, राइट। तो जब बारिश के रूप में होता है नाइट्रेट अम्ल से होकर के, तो ये मिल करके बदल करके उसी साथ में गिरते हैं, राइट, भूमि में गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा भी कहते हैं इसको। और पौधे जो होता है, देखिए पौधे नाइट्रेट और नाइट्रेटस को प्राप्त कर उन्हें अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं।
अब ये जो पौधे होते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग वर्षा को चेंज कर देते हैं, काम में चेंज कर देते हैं, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन चक्र का कुछ फिगर है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है ये राइट। नहीं तो फिर इसके लिए आपको एक अलग से फोटो देख सकते हैं, आपका किताब में होगा नाइट्रोजन चक्र का, जिससे आप समझ में आ जाएगा राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।